नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है। एक तरह से यही अंग हमारे शरीर को गतिमान बनाए रखता है। इसके रुकने का मतलब है जिंदगी का रुक जाना। इस समय दुनिया भर में हर साल करीब 2 करोड़ लोग दिल की बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसका मतलब हुआ कि सालाना जितने लोग दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से 31% की वजह दिल की बीमारी है। स्वस्थ किसान में आज हम दिल की बीमारियों पे ही चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय रहेगा हृदय संबंधी समस्याएं एवं उनका उपचार। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 3 मेहमान आए हुए हैं। आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर M.K. दास। आप कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, जो कि सफदरजंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश दीपक हॉस्पिटल के सलाहकार डॉक्टर मोहित अरोड़ा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत में दिल के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। कोरोनरी धमनी की रोग दर के मामले में तो हमारा देश सबसे ऊपर है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके दिल के दौरे, गुर्दों की खराबी और दूसरी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में आकर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर का बढ़ना, लिपिड, ज्यादा वजन और मोटापा भी दिल के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही अनहेल्दी डाइट और शारीरिक निष्क्रियता भी दिल की बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। दूसरी ओर शुगर बढ़ने से कोरोनरी धमनी संकरी हो जाती है और इससे रक्त वाहिकाओं के फंक्शन में रुकावट आने लगती है। इसीलिए समय समय पर ब्लड शुगर की भी जांच करा लेनी चाहिए। भी दिल की बीमारियों का जाना माना कारण है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में साबुत अनाज, हरी सब्जियां और फलों को शामिल करें। बिना किसी शारीरिक मेहनत के अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये भी दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है। वैसे तो आजकल दिल किसी भी उम्र में बीमार हो सकता है, लेकिन ज्यादा खतरा 40 से 69 साल की उम्र वालों को है। ज्यादा काम करने से भी दिल पर असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हर हफ्ते 55 या उससे ज्यादा घंटे काम करने पर दिल की बीमारियों का खतरा 17% तक बढ़ जाता है। तो आपने देखी एक बेहद ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मृणाल कांति दास आपसे है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। इसके बिना हमारा काम तो चलना है नहीं। साथ में कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज, कितनी ज्यादा मौतें इस वजह से होती हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से, ये हमारी रिपोर्ट में आपने अभी देखा। डॉक्टर साहब, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर कौन कौन सी हृदय संबंधी बीमारियां आपको अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली बहुत आदमी का ये ऐसा चिंता है जी, जो हार्ट का बीमारी, मतलब कोरोनरी जो आर्टरी होता है उसका ब्लॉकेज है जी, हार्ट अटैक है, एंजाइना है, ऐसा करके सब लोग समझते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट का बहुत और कुछ भी बीमार है इसके अलावा भी, इसका अलावा, जैसा हार्ट फेलियर करके एक जी, बिल्कुल बीमारी डॉक्टर है जिसमें हार्ट पंपिंग करने नहीं सकता है। जी,
एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, इसका मतलब है हार्ट इतना तुरंत चलता है, इतना तुरंत चलता है, या हार्ट एक्चुअली ठीक तरीका से ही पंपिंग नहीं करने पाते हैं। और उसका साथ क्या होता है, उसका साथ क्लॉट जम जाता है, जम के किसी जगह में क्लॉट मूवमेंट करने से उसका बीमारी वो हिसाब से हो जाता है, जैसा स्ट्रोक। जी। तो स्ट्रोक भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जी। लेकिन वो ब्रेन का डिजीज है, लेकिन स्ट्रोक इज ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दो किस्म का। इसका अलावा और कुछ है, जैसा हार्ट मोटापन हो जाना, हार्ट खुद ही मोटापन हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन, धीरे धीरे हार्ट बढ़ जाता है साइज में, तो डायलेटेड हार्ट हो जाता है जी। इसका बाद है जैसा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, ये भी आनुवंशिक नहीं है, आनुवंशिक। हाँ, जो जन्म से ही होता है। बिल्कुल। और जन्म से जो हार्ट का ऐसा बीमारी होता है, उसका अगर जन्म से ही केयर नहीं लिया जाता है तो उसका जो असर बाद में जो आ जाता है वो बहुत ही गहरा है, आने वाली लाइफ उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। और इससे ये सारे बीमार का साथ और जो एक साथ में जोड़ जाता है, उसका नाम है सडन कार्डियक डेथ। बिल्कुल, सडन कार्डियक डेथ इज अनदर प्रॉब्लम जो एक्चुअली प्रोसेस से सडनली आ जाता है। बिल्कुल, तो किसी को मालूम ही नहीं होता है कैसा आ गया। बहुत आदमी बोलता है जब मरा तो कुछ नहीं था, फिर भी आ गया। तो ये जो आता है, क्यों आता है, वो सारे बारे में हम लोग निश्चय डिस्कस करेंगे, आप लोग को जानकारी देंगे। बिल्कुल, डॉक्टर दास ने हमें काफी अच्छे से बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हार्ट का और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हार्ट से रिलेटेड। डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आम तौर पे कौन लोग हाई रिस्क में होते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के, या हृदय संबंधी बीमारियां हों, किन लोगों को होने का ज्यादा खतरा होता है? जैसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। हाँ। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि जो लोग जिनको मोटापा है या फिर जिनके थोड़े जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घरों में भी पहले अपने माता पिता को भी हार्ट अटैक हो चुका है, या फिर जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या डायबिटीज की बीमारी है, या थायराइड बढ़ा हुआ है, या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं जी, वो भी एक बहुत ज्यादा उनको होने का अनुमान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। या फिर कुछ लोग जो बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, बिल्कुल उन्हीं सब, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट में, सिडेंट्री एक्टिविटी, बिल्कुल बैठे रहना, लगातार बैठे रहना, जो जिसे हम कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। अगर आप लगातार एक जगह बैठे हुए हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो स्मोकिंग के बराबर ही है। बिल्कुल, आलसी लोगों को तो सावधान हो जाना चाहिए जी। तो एक ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब कि कुछ भी काम नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का। इसलिए हमें ये हार्ट रिस्क फैक्टर्स के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनको पहचान कर उनको दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रही हैं कि जो तमाम चीजें आपने बताई, अगर हम उन पे नजर रखें तो काफी हद तक हम अपनी जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनको कम कर सकते हैं जी। आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, ये बताइए, कोलेस्ट्रॉल का जिक्र अक्सर आता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का क्या संबंध है आपस में? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है एक हार्ट के पेशेंट्स को बीमारियां डेवलप करने के लिए। जो सबसे कॉमन बीमारी हम देखते हैं, हार्ट अटैक, जिसको हम कहते हैं कि एक कॉमन आदमी को बताते हैं कि दिल का दौरा पड़ गया, उसमें बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की धमनियां होती हैं उसमें जम जाता है। जिन पेशेंट्स का क्रॉनिकली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है उनका एक हमेशा हाई रिस्क रहता है ये प्रॉब्लम डेवलप करने का। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है उतना आपका हार्ट प्रॉब्लम डेवलप करने का रिस्क ज्यादा है जी। और इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, क्या यंग एज से ही उसका बनना, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या जो एडल्ट होते हैं या अधेड़ उम्र के होते हैं तभी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बचपन से ही हमारी बॉडी में होता है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो बॉडी के हार्मोन्स बनते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, जिसको हम कहते हैं रॉ प्रोडक्ट, उसका कोलेस्ट्रॉल है। तो ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होना बॉडी के लिए हानिकारक है। एक लिमिट तक होना एक नॉर्मल
लेवल तक होना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है एंड इट इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द बॉडी। एक सीमा में होना आपके लिए ठीक है, सीमा के बाहर होने से ही खतरा पैदा होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एम के दास, एक ईमेल भी आई है आपसे, डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे। डॉक्टर कपिल हैं मुंबई से, इनकी एज 54 ईयर्स है, इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल नॉर्मल रेंज से थोड़ा ऊपर रहता है, बावजूद इसके ये 30 मिनट्स डेली ट्रेडमिल की एक्सरसाइज करते हैं और कम तेल, घी और चीनी लेते हैं, तीनों चीजें मात्रा में, कम से कम मात्रा में लेते हैं। इनको हार्ट डिजीज ना हो इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, और इनको कौन कौन सी जो हार्ट की डिजीज होने की चांसेस हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो आप बताए, जो लेवल बताए, वो तो नंबर आप नहीं बताए कितना कोलेस्ट्रॉल ये डॉक्टर है। इन्होंने लिखा है कि वो आसपास है, कि जो नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर मतलब ही है जो रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का। जैसा डॉक्टर अरोरा ने बताए, जो धमनिया का जो ब्लॉकेज, जी ये मैल जैसा ऐसा ही है, वो ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने से ही एक्चुअली हार्ट का जो सारे आर्टेरियल प्रॉब्लम, जैसा एंजाइना पेक्टोरिस बोलता है, मतलब छाती का दर्द, और हार्ट अटैक जो बोलता है, ऐसा सारे बीमारी आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा इसका बारे में, जो कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, इसका बारे में हमारा जो राय है ये है, जो नॉर्मल प्रोसेस में हमारा इस कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली दैट इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 40 से अधिक और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से कम रहे तो एक्चुअली दैट इज गुड। बट कोई रिस्क फैक्टर अगर रहता है, जैसा प्रेशर, जैसा और कोई थायराइड, ऐसा कुछ और जो रिस्क फैक्टर है, वो अगर रहता है तो हम लोग उसका लेवल और घटा देते हैं, तो वो लेवल है 70। अच्छा, लेकिन जिसका कोई हार्ट का बीमारी हो ही गया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की अगर दिक्कत है तो लेवल और आप घटा और 70 तक हम चला जाते हैं, 70 से नीचे रखते हैं। लेकिन जिसका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का धमनिया का ब्लॉकेज हम लोग का डायग्नोसिस हो गया, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, 55 से नीचे आसपास, 55 का आसपास हम रखते हैं। तब हम देखे हैं जो एक्चुअली प्रोसेस से जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन जो होता है, इसका जो अल्टीमेटली जो हार्ट फेलियर, सडन डेथ, ये सारे कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना अच्छा तरीका से खा रहे हैं, गुड क्वालिटी, तेल ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन सब परिमित हिसाब से खा रहे हैं, उनका लिए एक्चुअली इतना चिंता का बात नहीं है। ये इसका साथ साथ आपको और 2-3 चीज भी ध्यान में रखना, जो आपको वजन नहीं बढ़ाना, मोटापन नहीं हो जाना, क्योंकि मोटापन इज अनदर डिजीज जो एक्चुअली वो रिस्क फैक्टर का साथ साथ ये भी रिस्क का हार्ट बीमारी का बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मोटापन नहीं होना, सेडेंटरी लाइफ को थोड़ा सा चालू रखना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, सब करने से एक्चुअली हार्ट अटैक या हार्ट का प्रॉब्लम काफी कम किया जा सकता है। तो डॉक्टर कपिल, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ने आपको बताया, आप जो चीजें बताई उसका पालन करिए और आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। डॉक्टर प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अभी डॉक्टर साहब ने अभी सडन कार्डियक अरेस्ट की बात की, इसी में मैं ब्लड प्रेशर के बारे में भी पूछना चाहूंगा। सडन कार्डियक अरेस्ट कहते किसे हैं, इसके क्या कारण होते हैं? किसी भी व्यक्ति की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है, अगर 24 घंटे पहले तक आपने उस मरीज को ठीक ठाक देखा और अचानक मृत्यु हो जाती है, तो हम ये मानते हैं कि मृत्यु का कारण अधिकतर हृदय संबंधी ही रहा होगा, इसीलिए हम सडन कार्डियक डेथ उसको कहते हैं, जिसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि कोई हार्ट अटैक आया हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उनको मतलब हार्ट में ब्लॉकेट पहले से हो, जिसे कि पहले डायग्नोज नहीं किया गया हो और सडनली उसकी वजह से हार्ट अटैक आके डेथ हो गई हो, या फिर कुछ और बीमारी हार्ट में पहले हो जिस इको नहीं किया गया हो, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिस दिल की गति एकदम से तेज हो जाती है, उसकी वजह से भी
डेथ हो सकती है। तो बहुत सारे बीमारियां होती हैं हार्ट की जो कि तभी डायग्नोज हो पाती हैं जब पेशेंट को कोई सिम्टम हो, जैसे कि छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रही है, और कई बार कोई वार्निंग साइन नहीं भी मिलता है पेशेंट को और सडनली डेथ हो जाती है, जिसे हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। मैडम, इसी से संबंधित एक सवाल भी हमारे पास आया है। अमिता जी हैं नागपुर से, ये जानना चाहती हैं कि उनकी मदर की आयु 75 ईयर्स ओल्ड है और ये पिछले 10 सालों से जो 2 टाइम सवेरे और शाम हाई बीपी की मेडिसिन ले रही हैं और कंट्रोल में है। तो इनको ऐसे कौन से आगे टेस्ट कराने चाहिए कि, क्योंकि ये कह रही हैं कि जो मेडिसिन होती है उनके भी दुष्प्रभाव होते हैं, तो ताकि इनके हार्ट की हेल्थ बनी रहे। जी, अपने डॉक्टर से नियमित अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, सारे ब्लड टेस्ट अपने रूटीनली कराते चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है आपको हर चीज को अफेक्ट करता है। आपकी आंखों में आप विजन भी कम कर सकता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, किडनी पे भी प्रभाव डाल सकता है, नसों पे भी प्रभाव डाल सकता है, एंड उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, रेगुलरली सारे ब्लड चेकअप अपने डॉक्टर के टच में रह के कराते रहना चाहिए। मैडम, यहाँ पे उनका सवाल ये था कि किस तरीके से अगर इनका कंट्रोल में है तो तब भी इनको रेटिनोपैथी या इस तरह की दिक्कत, आंखों की दिक्कत आ सकती है। कंट्रोल है तो भी अपनी रेगुलर जांच कराते रहना चाहिए, फिर भी करवानी चाहिए समय समय पर। डॉक्टर के एक्सपर्ट के संपर्क में रहना एक्सपर्ट के संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर अरोड़ा कि डॉक्टर साहब, स्ट्रोक, अभी डॉक्टर साहब ने हमें, डॉक्टर मृणाल कांति दास सर ने हमें बताया कि स्ट्रोक भी जो है एक तरह से उसका ही मैनिफेस्टेशन है। स्ट्रोक होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो उसके हार्ट की जो खून की सप्लाई है वो कम हो गई या बंद हो गई। सेम चीज जब ब्रेन में होती है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रोक। ब्रेन में जब ब्लड जाना, जो ब्रेन की आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड जम जाता है, आगे ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंच पाता, तो उससे पेशेंट को स्ट्रोक कहा जाता है। और उसका रिस्क फैक्टर और हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर दोनों सेम है। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम तो हार्ट की धमनियों की है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में जमा हो या ब्रेन की नसों में जमा हो, वो जो हार्ट अटैक होता है उसका इक्विवेलेंट ब्रेन में हम उसको स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे से सिंप्लीफाई वे में, आसान शब्दों में बताया। डॉक्टर मृणाल कांति दास, और आपका रुख करना चाहेंगे नींद का। डॉक्टर साहब, आमतौर पे नींद जो हमारी आज के जो लाइफस्टाइल है, वो नींद बहुत कम हो गई लोगों की, और कम से कम वो नींद पूरी नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हृदय संबंधी बीमारियों हैं, नींद का क्या संबंध है आपस में? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नींद का बारे में एक्चुअली जो मैं बोलूंगा, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि 10 जो नींद होता है ये 2 किस्म का होता है। एक को बोलता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक बोलता है NREM स्लीप, जिसे नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसीलिए मैं ये 2 शब्द बोल रहा, क्योंकि एक जगह में जैसा जिसमें आंख बहुत हिलता है तो उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलता है। उस स्लीप एक्चुअली उसका साथ बहुत हार्मोनल रिलेशनशिप है, जैसा एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन, ये सारे हार्मोन उस टाइम में सिक्रीशन ज्यादा होता है। और वो स्लीप जब किसी को होता है, उसमें एक्चुअली हार्ट अटैक का चांस, ब्लड प्रेशर का चांस बहुत बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब आपको NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एकदम शांत, आंखें फड़कती हैं, नहीं ना फड़के ना, एकदम शांत में सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, उस टाइम में एक्चुअली स्लीप में वो बहुत अच्छा स्लीप है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसमें और एक जो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो जिसमें आंख बहुत हिलता है, मतलब REM स्लीप, उसका साथ और एक चीज संपर्क है, उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिप्रिवेशन। ये सारे शब्द है जिसमें नींद में एक्चुअली खर्राटा जो होता है, वो खर्राटा बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, और सब सोचते हैं जो खर्राटा बहुत ज्यादा है मतलब बहुत अच्छा तरीका से सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो खर्राटा का टाइम में एक्चुअली रैपिड आई मूवमेंट होता है और वो हार्मोन सारे सिक्रीशन होता है, इसका कारण के लिए एक्चुअली स्लीप अच्छा नहीं हो रहा। इसीलिए क्या होता है, उसका फल क्या देखिए, वो दिन में सोएगा, दिन में अच्छा तरीका से काम नहीं करने पाएगा, अच्छा तरीका से एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, मोटापन हो जाएगा, ये सारे बढ़ते रहेगा। और
एक का बाद एक वो हाइपरटेंशन, हार्ट का मोटापन होना, हार्ट खुद ही मोटापन हो जाता है, तो मोटापन होना ऐसा सारे बढ़ जाता है और उसका रिस्क, हार्ट का बीमारी का रिस्क एक साथ में बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो राय है, जो स्लीप शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और अच्छी नींद मतलब एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तो कम से कम सोना, इससे ज्यादा थोड़ा होने से भी खराब नहीं है। उस पे भी और एक चीज मैं जो बताता हूँ सबको, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब आप तुरंत सोइए, तुरंत उठिए। आप डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि समय पे सोइए और समय पे जगिए, समय पे उठिए। तब क्या होगा, आपको जो ये जो हम बताए हैं, जो रैपिड आई मूवमेंट और बाकी जो स्लीप का बारे में बताया, नींद का बारे में बताया, वो नहीं होगा। और आप देखेंगे जो आपको हेल्थ ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे और इस बारे में बताएंगे कि नींद एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारे हेल्थ का, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और हम आपसे आंखों के जो खर्राटे के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी आम समस्या है। हमारे एक अंतराल का ब्रेक का समय हो गया है, एक छोटे से अंतराल से लौटते हैं, तब तक हम हमारे कार्यक्रम में बने रहे। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अभी हम डॉक्टर मृणाल कांति दास सर, आपसे ही वो सवाल पे ही आना चाहेंगे कि डॉक्टर खर्राटे का हार्ट पे क्या बैड इफेक्ट या दुष्प्रभाव होता है, पहली चीज। दूसरा, इसको रोकने का क्या उपाय है? खर्राटे जो होता है वो होता ही है, आपको जो नींद का प्रॉब्लम है, आपको नींद का जो समस्या है उसका कारण से जी। लेकिन एक चीज हम लोग देखे हैं, जो आदमी मोटा हो जाता है जी, तो उसका साथ भी खर्राटा का बहुत नजदीक संपर्क है जी। तो उसका लिए क्या होता है, जो हमारा जो सांस का नाली है वो उधर में ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाने से तब खर्राटा का आवाज आता है। और जब वो ऐसा होता है, आप बाहर से ही आप बोलने सकेंगे, बोलना चाहिए, जो उसका नींद एक्चुअली अच्छा तरीका से नहीं हो रहा। हम लोग जो सोचते हैं जो अच्छा तरीका से नींद हो रहा है, ऐसा नहीं, वो उल्टा है। एक्चुअली उससे अच्छा तरीका से नींद नहीं हो रहा। इसी कारण के लिए एक्चुअली प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का इरेगुलर बीट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हार्ट एकदम स्लो हो जाता है, कभी कभी हार्ट अधिक बहुत तुरंत गति से चलता है। इसी कारण के लिए एरिथमिया बोल के एक बीमारी है, जो इरेगुलर बीट, हार्ट उल्टा पल्टा चलता है, वो गति जो उल्टा पल्टा से चलता है, उस कारण के लिए सारे बीमारी एक का बाद एक होता है। तो इसीलिए जो खर्राटा है, खर्राटा देखने से ही आपको
किसी डॉक्टर का साथ एक्चुअली एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि वो खर्राटा का इलाज है। अच्छा, एक चीज है आप जो करने सकते हैं, जो एक स्लीप स्टडी है, नींद का एक स्टडी होता है, वो नींद का स्टडी होने से आप उसका बारे में एकदम पिन पॉइंट आप बहुत अच्छा तरीका से आप जानने सकेंगे जो एक्चुअली ये खर्राटा का साथ इनका ब्लॉकेज ऑफ सांस होता है और इसका साथ नींद का डेफिशिएंसी होता है, ऑक्सीजन का फॉल कर जाता है, ये सारे आपको सामने में इरेगुलर बीट हो रहा है, सारे आ जाएगा वो टेस्ट में, सारे कुछ है। अगर टेस्ट अगर नहीं करने सकते हैं तब भी आप कुछ करने सकते हैं, उस टाइम में आपको वजन घटाने का सारे तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि वो वजन घटने से भी आपको ये खर्राटा वगैरह सारे कमती होते रहेगा और हार्ट का समस्या भी कमती होते रहेगा। अभी वजन घटाने का जो तरीका डॉक्टर प्रीति ने बताए वो सारे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो करने से वजन नहीं बढ़ेगा, काम करने से वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन काम का मतलब है आपका हेल्थ का बारे में एक्चुअली जो काम नहीं है वो काम एक्चुअली कुछ चीज करने के लिए है, वो कमाने के लिए है, वो काम से नहीं होगा, आपको हार्ट का लिए काम करना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज, हार्ट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज करने से वो आप हार्ट को भी वापस देगा कुछ इन द फॉर्म ऑफ, आपको जो हार्ट अच्छा होगा वो आप कुछ हार्ट को भी दे रहे हैं, दिल को दे रहे हैं, इसीलिए आपको वापस आ जाएगा। दिल मेहनत करनी पड़ेगी तो वर्जिश करनी पड़ेगी। वो कौन सी एक्सरसाइज है बाकी विशेषज्ञों से भी जानेंगे। डॉक्टर प्रीति आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी जिक्र आया, इसको कैड हमारे देश में काफी आंकड़े बताते हैं कि काफी मात्रा में लोगों में पाया जाता है, इसकी वजह क्या होती है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब ही है कि जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, हार्ट की जो खून की नलियां होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, जिससे कि सडन ब्लॉकेज हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक के फॉर्म में आता है, या फिर जिसमें पेशेंट को छाती में दर्द हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर व्यायाम करें और अपने दिल की नलियों में कोलेस्ट्रॉल को जमा ना होने दें, जिसके लिए हमें अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा तेल, घी का सेवन करते हैं या बहुत अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा मैदा, चावल या फिर पिसा, बहुत ही बारीक पिसा हुआ आटा, इस तरह का खाना जो कि अनहेल्दी माना जाता है, उसका हम सेवन करते हैं, तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। खाने में जितना हो सके हमें मोटा खाना, जैसे कि जौ, ज्वार, जैसे हमारे गांव का खाना है, बहुत अच्छा खाना है, जिसको कहते हैं मिलेट्स है, बाजरा है, मोटा अनाज। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी मिलेट की तरफ काफी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है हाल में, और 2023 का जो वर्ष है वो मिलेट के लिए ही उन्होंने घोषित किया है, और मिलेट की जो हमारी प्राचीन परंपरा है अब फिर से वापस आ रही है, जो कि एक बड़ी, जिसे हम कहते हैं कि गांव का खाना है, वो बहुत ही हेल्दी खाना है, जिसमें हमें अपने मूली, प्याज, जो हम सलाद रेगुलरली खाते हैं, यदि हम उनका सेवन रेगुलरली करें, एंड बाहर का खाना जैसे कि नान है, इनको अवॉइड करें, फ्राइड खाने को अवॉइड करें, अपने शरीर को कुछ वक्त डेली दें, जैसे एटलीस्ट आधा घंटा व्यायाम करना बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए, एंड उचित मात्रा में नींद भी लें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एंड अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें। ज्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि हमारे जो जीवन का जितना मीठा है वो निर्धारित है, उसे पहले ज्यादा खा लो तो बाद में नहीं खा पाओगे। तो जैसे कि डायबिटीज हो जाएगी, तो मीठा भी हमें जितना हो सके, ये कहना चाहिए संतुलित मात्रा में हर चीज लेनी चाहिए, और जितना आपके शरीर की आवश्यकता है उसके अनुसार लें, अति नहीं करनी है, यही आप कहना चाह रही हैं। हाँ जी। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर अभी डॉक्टर साहब ने हमें अरिथमिया की बात की, ये अरिथमिया की बीमारी होती क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें इस विषय में बताएं। हार्ट की अलग अलग तरह की बीमारी होती है। हम जो अभी तक डिस्कशन कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, जो हार्ट अटैक है, अरिथमिया एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। हार्ट की धड़कन बिगड़ जाती है, धड़कन बढ़ना भी एक प्रॉब्लम है, धड़कन कम होना भी प्रॉब्लम है, और धड़कन इरेगुलर होना भी एक टाइप का अरिथमिया होता है। तो ये अलग अलग टाइप के अरिथमिया होते हैं, इनके अलग अलग बॉडी पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कोई अरिथमिया होता है जो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है, जिसको हम आमतौर में मेडिकल लैंग्वेज में वीटी कहते हैं।
वो एक तरह से धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पेशेंट, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पेशेंट की जान जा सकती है। एक जो अलग अरिथमिया होता है जिसको हम AF कहते हैं, उससे पेशेंट की जान को खतरा नहीं है, बट हाँ पेशेंट को स्ट्रोक, पैरालिसिस होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये अरिथमिया का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? हर अरिथमिया का अपना अलग ट्रीटमेंट है। कोई एक्सरसाइज भी है इसके लिए या किन मेडिकेशन से, ये दवाइयों से इसका इलाज होता है? नहीं, इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, मेडिकेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। दवाइयों के दवाइयाँ लेनी है आपको। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कई अरिथमियास के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। क्या हैं वो रिस्क जैसे फैक्टर? VT जो हम कहते हैं कि पेशेंट के लिए जानलेवा होता है, जो एक आम तौर पे जो हम कहते हैं कि सडन कार्डियक डेथ हो जाना। VT का क्या मायने? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अच्छा। जो हम आजकल देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ हो जाना, कि कोई आदमी है वो जिम में है या सैर कर रहा है या कॉफी पी रहा है, तो एकदम से सडनली वो बेहोश हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो उसमें ये माना जाता है कि जो उसकी धड़कन बिगड़ी है उसको VT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है। VT का बहुत कॉमन कॉज होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अच्छा। ये आपस में अंदर सारी बीमारियां एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं जी। तो हर अरिथमिया का अपना अलग ट्रीटमेंट है। अगर किसी को कोई अरिथमिया की प्रॉब्लम है तो किसी आसपास विशेषज्ञ के पास जाएं और प्रॉपर इसका इलाज करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर मृणाल कांति दत्त सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सालों से हमारे शरीर में जो काफी देर से बात हो कि धमनियां जो हैं, वेन्स हैं, उनमें ये तमाम चीज़ों को जो डिपोजिशन इकट्ठा हो रही हैं, तो कोई ऐसी हमें कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम के बारे में थोड़ा बताएं कि जिससे हम इन चीज़ों को थोड़ा कम कर सकते हैं। कोई जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड या हार्ट की जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए भी कोई स्पेशल या विशेष एक्सरसाइज या व्यायाम होते हैं? देखिए, हार्ट का लिए क्या, पूरा स्वास्थ्य के लिए जो एक्सरसाइज, कॉमन एक्सरसाइजेस है वो है फर्स्ट वॉकिंग, घूमना जी। टहलने से इतना सारे माने बेनिफिट हम लोग का होता है जो हम कहने नहीं सकते हैं। जैसा ब्लड प्रेशर कमती हो जाता है। अच्छा। हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाता है। हम मसल पावर बढ़ने से एक्चुअली हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन का, माने ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा शरीर में, उसका यूटिलाइजेशन का कैपेसिटी बढ़ जाता है। उस कारण से भी हार्ट का बेनिफिट होता है। अच्छा। सो टहलना एक विशेष एक्सरसाइज है। एटलीस्ट हफ्ता में आप अगर 170 मिनट चलते हैं तो ये इससे हार्ट का बहुत ही फायदा होता है। एक नंबर। 2 नंबर है जिसका पास सुविधा है, स्विमिंग। अच्छा। तो तैरना जो है, तैरने से भी फायदा है। हाँ, उससे भी काफी फायदा है, क्योंकि उसमें अगेन आपको हार्ट, लंग्स, ब्रेन, मसल्स, बॉडी सारे साथ एक साथ में आपको एक्सरसाइज हो रहा, उसमें फायदा होता है जी। इससे बाहर जो और एक्सरसाइज है वो सिंपल एक्सरसाइज, मूवमेंट ऑफ द लेग्स, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, हाथ उठाना, हाथ साइड में लेना, हाँ, जैसा स्कूल में होता है, पीटी बोलता है। एरोबिक की तरफ का इशारा है। अच्छा, एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज वो अलग चीज है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप सिंपल एक्सरसाइज करते रहिए। कोई जैसे जिम में जाना, ये ऐसा जाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जिम में जाने से क्या होता है, मेरा एक ही शंका रहता है, जो आप अगर बंद किए हैं जिम में जाना किसी कारण के लिए, तो क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। अच्छा। तो इसीलिए आप सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, स्विमिंग कीजिए, हाँ, सिंपल पीटी एक्सरसाइज कीजिए। इसका साथ और जो एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा। अनदर योगा का भी महत्व है डॉक्टर साहब। योग में जो बताते हैं, योगा इज ए ब्रॉड टर्म, लेकिन योगा में जो ब्रीदिंग पार्ट है, प्राणायाम, जो हम लोग साधारण भाषा में हम बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का बड़ा अभिन्न अंग है। अगर हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा और अच्छा तरीका से करने सकते हैं, सांस लेना, रुक के रखना, देन धीरे धीरे छोड़ना, जैसा हम लोग करीब 10 से 15 सांस 1 मिनट में लेते हैं, इसमें अगर आप लेके
पकड़ के इसके बाद छोड़ते हैं तो देखेंगे जो आप 5 आप लेंगे सांस 1 मिनट में, तो उसमें आपको लंग का कैपेसिटी, हार्ट का कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। गहरी सांस आप लेना पड़ता है, वो आप बताना चाह रहे डॉक्टर साहब, और इनका महत्व है हार्ट को मजबूत बनाने के लिए। एग्जैक्टली। डॉक्टर प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम ये बताइए कि आमतौर पे जो कंजेनाइटल डिजीजेज होती हैं, जब भी आपने जिक्र किया, उसमें क्या क्या चीजें देखने में सामने आती है और इसका इलाज किस वक्त किया जाना चाहिए? कंजेनाइटल डिजीज जैसे कि दिल में छेद होना, ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है, जिसमें बच्चों की सांस जो है वो फूलने लगती है। एंड जो अगर छोटा बच्चा है वो दूध पीते वक्त बहुत जल्दी थक जाता है, तो फिर हमें तुरंत जाके डॉक्टर के पास उसका इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। कई बार बच्चों की जो दिल की बनावट है वो ही गलत तरीके से बनी होती है, जिसकी वजह से बच्चे का शरीर जो है नीला पड़ने लगता है, उसके होठ नीले दिखते हैं। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके उनका डायग्नोसिस होना चाहिए और जितना जल्दी उसका उपचार होना चाहिए। अगर सर्जरी है तो सर्जरी होनी चाहिए। जो एक अलग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से अचानक मृत्यु हो सकती है, वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो कि मोस्टली 12 साल की उम्र तक ही पकड़ी जाती है इको के द्वारा। वो उन्हीं में ज्यादा जिनके परिवारों में अचानक मृत्यु की संभावना रही हो, उसमें हम कहते हैं कि बच्चों का भी चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर वो समय पे जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है जितना जल्दी हो सके। अगर बच्चे बाकी बच्चों के बराबर नहीं दौड़ पा रहा है, उसकी सांस ज्यादा फूल रही है, या फिर उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, वो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है और वो सांस जल्दी फूल जाती है, तो फिर बच्चे का जाके इको करवाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रही डॉक्टर साहब कि अगर इन चीजों का पता लगे तो समय पे हमें एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई परिवारों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं और इसका इलाज संभव है। जी डॉक्टर अरोड़ा, आपका रुख करना चाहेंगे। कोरोना के जो हाल में केसेस आए थे, उसके बाद कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत आई थी सडन। हालांकि जो यंग कम उम्र के लोग हैं उनमें भी ये इंसिडेंट देखे गए थे। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या रही और कितने केसेस के अभी भी आपके पास आते हैं आपकी प्रैक्टिस में? देखिए, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो हार्ट के लिए एक स्ट्रेस, बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जिसमें बॉडी की धड़कन बिगड़ने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। दूसरा, कोरोना में हम लोगों ने सबने देखा कि खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, चाहे वो बॉडी के लंग्स के अंदर हो या हार्ट की अपनी धमनियों के अंदर हो। तो जब वो हार्ट की धमनियों के अंदर होता है तो उसको एक हार्ट अटैक ही बोला जाता है। धड़कन बिगड़ने की प्रॉब्लम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकती है, बट कोविड में इसका रिस्क बहुत ज्यादा देखा गया। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कोविड से ठीक होके गए, उनको बाद में भी इवन 3 महीने तक खून गाढ़ा रहने का रिस्क रहा और उनको खून पतला करने की दवाई दी गई थी। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अभी भी आपके प्रैक्टिस में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि और लेकिन अगर वो एक संपर्क में रहे डॉक्टर के तो इसको दूर भी किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर जस्ट जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। बिल्कुल, जो डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, डेफिनेटली ऐसा तो हो ही गया, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं जी, जो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, मतलब कोरोना हो गया उसके बाद अभी हार्ट बड़ा लेके आ रहा। अच्छा, साइज तो बड़ा जो हार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर लेके आ रहा। एंड ये जो हार्ट फेलियर है ये बहुत दिन तक चल रहा। ये हमारा एक समस्या हो गया। जो कोरोना खत्म हो गया, कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना का जो साइड इफेक्ट, कोरोना का जो कॉम्प्लिकेशन हार्ट का ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा अभी हम लोग का मिल रहा। इसका एक कारण है, वो कोरोना जो था वो एक चीज करता है, फाइब्रोसिस करके एक चीज करता है, जो लंग्स में फर्स्ट हम लोग सोचे थे जो लंग्स में ज्यादा कर रहा, लेकिन हम लोग अभी देखे हैं जो वो हार्ट में भी कर रहा। फाइब्रोसिस, वो फाइब्रोसिस होने का वजह से एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम हो रहा। हार्ट बड़ा हो जा रहा, और हार्ट बड़ा होने से हार्ट का कोई पर्टिकुलर चेंबर नहीं, नीचे वाला चेंबर भी बड़ा हो रहा, ऊपर वाला चेंबर भी आइसोलेटेड वे में बड़ा हो रहा, और उससे इरेगुलर धड़कन का बीमारी भी हो रहा। ऐसा करके अभी पोस्ट कोरोनरी डिजीज करके, पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके हम लोग ये डिजीज देख रहे हैं, और इसका हमारा को कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है, और उसको हम लोग का इलाज भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल।
हाँ डॉक्टर साहब, कई बार वो उसमें हुआ भी ये था कि बहुत से मरीज जो कम उम्र के थे, उनको भी ये हार्ट बड़े होने की वजह से क्या कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत आई, या क्या हुआ उनके साथ? ये एक बात अगेन कोरोना का साथ मैं जो बोलने चाहता हूँ वो है, कोरोना का ज्यादा एफेक्शन हार्ट में उन लोग का ही हुआ जिसका रिस्क फैक्टर था। अच्छा। लेकिन और एक चीज हुआ जो यंग ग्रुप में भी हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी यंग ग्रुप में क्या हुआ, यंग पीपल में वो लोग का स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है। अभी स्ट्रेस मतलब तनाव। हाँ, तनाव। तो स्ट्रेस जब होता है उसमें बहुत एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन जो हार्मोन होता है बॉडी में, वो ज्यादा सिक्रेशन होता है। हम आपको तनाव का और हार्ट का रिलेशन के बारे में भी पूछेंगे। हाँ। इस बीच हमारे एक अंतराल का समय हो चुका है, एक छोटे से ब्रेक से लौटते, तब तक आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, आपने ये बताइए कि जो हार्ट अटैक के रिस्क को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। एक तो हमें आपसे ये जानना चाहेंगे, और ताकि हार्ट अटैक होए ना तो हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हक्के बक्के हो जाते हैं, किसी के परिवार में, किसी के आस पड़ोस में अचानक आदमी गिर जाता है या परिवार का सदस्य गिर जाता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं दूसरा प्रश्न पहले लूंगी आपका कि जो यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो देर नहीं करनी है। अच्छा। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद आपके पास एक गोल्डन आवर कहते हैं, जिसे कि पहला घंटा, यदि आप पहले घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गए और आपको सही दवा लग गई तो हार्ट अटैक का इफेक्ट ऑलमोस्ट रिवर्स कर सकते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोलाइसिस करके जो एक दवा देते हैं, या फिर हम स्टेंट डाल के प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए वक्त नहीं खोना है। टाइम लिमिट है कुछ इसकी, कुछ समय अवधि है कि कितने के अंदर पहुंचना है डॉक्टर के पास? जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 12 घंटे के बाद वो दवाई नहीं दी जा सकती। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे पास प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना ही एक वो रहता है। अगर उसमें भी आप बहुत देरी कर देते तो 48 घंटे के बाद कुछ भी करने का फायदा जो है पेशेंट को बहुत कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर पेशेंट्स हम देखते हैं कि दर्द 5-6 दिन से हो रहा है, लेकिन अब आए हैं अस्पताल, तो उससे एक बहुत महत्वपूर्ण समय जो उनको पास था वो खो देते हैं। दर्द किस हिस्से में होता है, थोड़ा हमें वो भी बताएं, क्या लक्षण रहता है? दर्द जो है हम कहते हैं कि छाती के बिल्कुल मध्य में, लेफ्ट हार्ट साइड में होता है, जो कि अगर लेफ्ट आर्म अपने बाएं हाथ की तरफ अगर जा रहा है दर्द, तो वो मोस्ट प्रोबेबली दर्द आपका मैडम कई बार वो लोग होता कंफ्यूज कर जाते हैं एसिडिटी से भी जी। तो डॉक्टर साहब उसमें किस तरह, खासकर डायबिटीज में अगर आपको दर्द हो रहा है तो कई बार दर्द का एहसास नहीं भी होता है। जी, जी, जी। अगर उल्टी, घबराहट, इस तरह की भी कोई सिम्टम हो और आपको जी मिचलाना लग रहा है और आपको ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जिस तरह से अभी जी मिचलाना है, तो फिर तभी आपको जाके अस्पताल में जाकर दिखाना चाहिए। अच्छा। ईसीजी कराना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि किस तरह से हम उसके होने के रिस्क को कम कर सकते हैं, तो मैंने वही चीजें जो पहले दोहराई थी कि आपको अपना लाइफस्टाइल है वो उसको सुधारना है।
हाँ डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर कांति दास, आप सब बताइए जी। आपको इशारा कर रहे हैं ना ये तो सारे तो बता ही दिए हैं, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स मैम जो एक्चुअली हम लोग बोलते नहीं है कोई दवाई क्या दवाई रखना, लेकिन पॉकेट में जरूरी 2-3 दवाई रखने से वो एस्पिरिन करके एक दवाई है, वो एस्पिरिन अगर जैसा डॉक्टर प्रीति ने बताया जो तुरंत करना, तो अगर आप एक एस्पिरिन टैबलेट ले लेते हैं तो इससे कोई हर्जा नहीं है। अगर आपको गैस का भी बीमारी है तो, अगर हार्ट अटैक है तो आपको फायदा ही फायदा है। इसीलिए एक एस्पिरिन टैबलेट लेने से बहुत अच्छा है। और एक दवाई अगर रखने सकते हैं तो तब अच्छा है, उसका हम बोलते हैं जो स्टैटिन करके, वो स्टैटिन भी अगर आपको पास है तो ये दोनों टैबलेट साथ साथ में लेने से थोड़ा सा आपको शायद बेटर होने का संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो तुरंत मेडिकल कांटेक्ट करना, मतलब डॉक्टर का साथ भेंट करना और उनका बताना, ये जो 1 घंटा जो टाइम है उसमें अगर आप पहुंच जाएं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हार्ट अटैक का हम लोग सुधारने सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं, आपका संदेश साफ है कि हमें समय पे संपर्क करना बेहद जरूरी है और डॉक्टर के पास, अन्यथा वो टाइम निकल गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमारे विशेषज्ञ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब स्टंट्स की बड़ी बात आती है, स्टंट्स होते क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है और ये कहाँ लगाने चाहिए, इसके फायदे क्या है, थोड़ा हमें इस बारे में बताएं। देखिए स्टेंट एक तरह से मेटालिक आप मानिए स्प्रिंग की तरह होता है जो काफी छोटा होता है साइज में। उनका साइज जो हार्ट की जो धमनियां हैं उनके अकॉर्डिंगली अलग अलग साइज के आते हैं। स्टेंट का मेन यूज है जिस पेशेंट में हार्ट अटैक हो गया, जिसकी नसों में ब्लॉकेज आ गई, उस ब्लॉकेज को हम दवाइयों से नहीं खोल सकते। अच्छा, ब्लॉकेज को उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए, उसमें से रास्ता बनाने के लिए, ताकि ब्लड फ्लो आगे नॉर्मल हो पाए, एक स्टेंट लगाया जाता है। तो स्टेंट का मेन यूज तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ही है। अच्छा, कार्डियक पेशेंट्स। तो सब इसमें भी अलग अलग आते हैं मार्केट में, तो पेशेंट तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, तो उनको एक्सपर्ट की सुननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये शायद आप कहना चाह रहे हैं। देखिए पहले के टाइम पे एक स्टेंट आते थे जिसको हम कहते थे प्लेन स्टेंट, बिना दवाई के स्टेंट। बट आज की डेट में वर्ल्ड वाइड मेडिकेटेड स्टेंट्स ही यूज किए जाते हैं हर जगह, और वो काफी फायदेमंद है पेशेंट के लिए। तो हमें एक अपने अच्छे विशेषज्ञ से मिलके और अपनी समस्याएं बता के और उनको डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, और हमें डॉक्टर को फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमारी स्टेंट लगना है नहीं लगना है, यही आप कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करें, बचाव पे, क्योंकि हमें स्टेंट की हम बात करें, इलाज की बात करें, अगर होए ना तो उस विषय में आप कोई और चीजें हमें बताना चाहेंगे? हाँ, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है एकदम जब हमारा जीवन शुरू होता है, एंड ये जीवन जब प्रेगनेंसी होता है उससे ही हम लोग ले सकते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम से, प्रेगनेंसी में अगर हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट माँ को दे सकते हैं, तब जो बच्चा को जो धमनी होता है वो अच्छा तरीका से तैयार होने सकता है। उसका हेल्थ जो धमनी का जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, वो भी अच्छा होता है, उसका साइज अच्छा होता है। ऐसा हम लोग देखे हैं जो खाना का साथ संपर्क है माँ का, तो वो जो माँ अगर न्यूट्रिशियस डाइट ले तो धमनिया का बीमारी बाद में जब बच्चा का होने का संभावना है वो होना कम किया जाता है। सेकंड जो चीज है, जब जन्म हो गया, उनका फैमिली में बहुत का हार्ट का बीमारी है, बहुत का हाई प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापन है, तब अगर हम लोग चालू करने सकते हैं जो इनको ये सारे नहीं हो, तो उसका लिए हम सारे बंदोबस्त करना, जैसा नमकीन चीज नहीं खिलाना, नमकीन चीज का स्वाद भी उनको नहीं दिलाना। जो नमक हमारा खाना में है और जो नमक से तैयार रहता है वो ठीक है, लेकिन उससे अलग से नहीं देना। हाँ, ये चलता रहेगा। इसके बाद एक्सरसाइज उस टाइम से ही हम लोग बचपन से ही हम लोग चालू कर देंगे, तो ये सारे बचपन से ही हम शुरू करने सकते हैं। इसके बाद जब स्कूल में जाएंगे, स्कूल में तो एक्सरसाइज, पढ़ाई, ये सारे होता है। लेकिन सबसे जो हम अभी देखे हैं, जो
20 to 40 इयर्स में भी अभी हार्ट का जी प्रॉब्लम बिल्कुल डॉक्टर साहब, कारण है स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस तनाव। डॉक्टर साहब उसी सवाल पे फिर आना चाहेंगे, हाँ, आपने वो तनाव की चर्चा की थी। तनाव जी। तनाव से एक्चुअली हार्ट का प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा अच्छा। है। हाँ, हमारा जो जिंदगी अभी हमारा जो जिंदगी है अभी, इसमें तनाव ऐसा ही है। पैसा कमाने के लिए हम लोग का जी। रात जगना ही पड़ता है, जी। पैसा के लिए हम लोग का कॉल सेंटर में काम करना ही पड़ता जी, है, जी। ऐसा है। जी। लेकिन उसका साथ साथ ये ध्यान में रखना, जो स्मोकिंग, ये सारे चीज, गुड लाइफस्टाइल, अल्कोहल नहीं पीना, ये सारे चीज अगर हम लोग साथ साथ में मिला दे सकते हैं, तब हम लोग 20 to 40 इयर्स में जो अभी हार्ट का अटैक का जो अधिक परिमाण में हो रहा, वो घटाने सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज हम देखे हैं, जो फीमेल जर्नलिस्ट, जी, फीमेल वर्कर्स इन द IT सेक्टर्स, वो जो काम करते हैं IT सेक्टर में, वो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं। मैं तो बहुत टाइम उन लोग को मैं डांटता ही हूँ, जो क्यों आप लोग लेते हैं। तो इसीलिए आप जब ये सारे जब नहीं करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा होगा, आपको दिल बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, ताकि हम अपने एक स्वस्थ जीवन शैली बना सकें और एक अपने आने वाली लाइफ को संतुलित भोजन, व्यायाम, इन सब चीजों का बात रखना है। साथ में जो गलत आदतें हैं, वो कोई भी हो, उसे नहीं अपनानी चाहिए। डॉक्टर प्रीति, आपका करना चाहेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने स्टैटिन की बात की थी, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां होती हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये सुनने में आता है कि जो स्टैटिन्स होते हैं, वो एक बार शुरू किए तो हम रोक नहीं सकते हैं, और स्टैटिन्स के भी क्या दुष्प्रभाव होते हैं? डॉक्टर साहब उस बारे में बताएं, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं। दुष्प्रभाव से ज्यादा तो मैं उनके अच्छे प्रभाव की ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि स्टैटिन के दुष्प्रभाव के डर से यदि हम उसको बंद कर देते हैं, तो हम हार्ट के दुष्प्रभाव ज्यादा झेलेंगे। अच्छा। क्योंकि इस डायबिटीज होने में भी कोई संबंध है इसका, स्टैटिन का? न्यू ऑनसेट डायबिटीज के इंसिडेंस पहले से है तो इंसिडेंस है, लेकिन उसकी वजह से हम स्टैटिन्स देना बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज स्टैटिन्स ही एक दवाई है जो आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है, आपके आर्टरीज में जो थ्रोम्बस है उसको बनने की जो संभावना है उसको कम करके रखती है। जिंदगी चलती है स्टैटिन? जी, स्टैटिन्स यदि आप एक पेशेंट को रिस्क फैक्टर है, तो फिर हम उसको लाइफ लॉन्ग के लिए ही एडवाइस करते हैं। अच्छा, ताकि मात्रा डोज आप बढ़ाते घटाते हैं या एक सी डोज रहती है मैडम उसमें? वो हम बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल की जो जांच है उसको करते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। डॉक्टर अरोड़ा, कम शब्दों में आप अपना संदेश मैं तीनों से लेना चाहूंगा, किस तरीके से हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें? कम से कम शब्दों में आप हमें बताएं। देखिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि कोई हार्ट की बीमारी ना हो। उस चीज के लिए जो हमारे नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इन सब चीजों को हमें कंट्रोल करना है। बस ठीक है। डॉक्टर प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, कोई संदेश हमारे जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं उनको आप दीजिए। जागरूक रहें। हाँ। यदि आपके परिवार में पहले से हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है, आपके परिवार में हो चुका है, तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपना रेगुलरली चेकअप कराएं, अपना खुद का लाइफस्टाइल ठीक रखें, व्यायाम करें, खाने में संतुलन रखें, नमक कम खाएं, घी तेल कम खाएं। बिल्कुल, और तो सबसे जरूरी है कि व्यायाम करें। मुस्कुराएगा। जी। डॉक्टर मृणाल कांति दास, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर, किसी प्रकार का तनाव में मत आइए, मन को शांत कीजिए, शरीर को आप फिट रखिए एक्सरसाइज करके, और जो जो हम लोग इधर में आलोचना किए हैं, जो ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वो चीज याद में रखिए। और एक चीज आप लोग का करना पड़ेगा, जो अच्छा चीज करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, सबको भलाई चिंता कीजिए, तो खुद का ही भला। बिल्कुल, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और इसी नोट के साथ मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमने हार्ट हेल्थ पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप तीनों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सुझाव हो दर्शकों, तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली। पिन कोड है 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही।
अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।